नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमने जो अतुल सुभाष पर वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी लाइक और काफ़ी कमेंट आप लोगों के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोगों ने ये कमेंट भी किया कि सर आपने ऐसे वीडियो बनाया कहीं आप पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो देखिए, मुझे कार्रवाई से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है, मैं कुछ सोच के कर रहा हूँ। अगर कोई कार्रवाई होती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो बातें कही हैं वो फैक्ट बेस हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम कोई बात सत्य कहते हैं तो उसमें फिर किसी को कार्रवाई करने का कोई राइट नहीं है। घरेलू हिंसा का मुकदमा दोस्तों आप में से कई लोगों के ऊपर लगा होगा और चल रहा होगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में एक काम जरूर करें, हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके घरेलू हिंसा केसेस में DIR रिपोर्ट पेश हुई है, अगर यूँ तो 99% केसेस में हो रही है, ठीक है, तो पूरे केस को उसी DIR रिपोर्ट के आधार पर चैलेंज करें। ठीक, आप DIR रिपोर्ट आ जाती है, आप उस पर एक अलग से RTA लगा दीजिए। ठीक, कई लोगों ने लगाई और रिप्लाई भी आया, जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक तरीके से बोलो दे के रखे हुए हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली दे के रखे हुए हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसका जब रिप्लाई आ जाए तो सीधी सी बात है, रिप्लाई जो आएगा वैसा ही आएगा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछ रहे हैं उसमें कहीं पर भी वो लोग उसका प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एविडेंस हो जाता है। और उसके बाद जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है, सीधे उसके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। ठीक है, एक चीज बता दूं, प्रोटेक्शन ऑफिसर पर कई सेक्शन में कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जो सेक्शन 166A जो IPC में था, जो अभी क्या कहते हैं BNS में आ गया, उसका सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, सेक्शन वही है, उसके तहत अगर कार्रवाई करते हैं आप, तो उसमें किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की या सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप परमिशन के लिए मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि उस जैसे ही आपको रिप्लाई मिलता है, आप तुरंत पहले उसको नोटिस जारी करें कि भैया तुमने जो ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई है ये पूरी तरीके से गलत है, और तुमने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है उसको फॉलो किया ही नहीं है। क्योंकि कई बार जजेस खुद बोल चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, हाँ ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा जजेस बोल चुके हैं कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो घटना स्थल के आसपास जाए, आसपास के लोगों से पूछताछ करे, जिन पे आरोप है, यानी हस्बैंड हो गया, उनकी फैमिली हो गई, उनसे बातचीत करे, उनके बयान भी ले, और ये पता लगाने की कोशिश करें कि घरेलू हिंसा हुई भी है या नहीं। आज डोमेस्टिक वायलेंस के इतने सारे केस इसलिए मार्केट में हैं, कोर्ट में, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है, इंक्वायरी वगैरह। मतलब ये एकमात्र ऐसा मुकदमा है घरेलू हिंसा का। थोड़ा मैं भी कई बार हैरान रह जाता हूँ, और जिन पे भी लगा है वो लोग भी लीगल पॉइंट पकड़ते नहीं कभी भी। भाई, आप कोई सिविल केस फाइल करो या कोर्ट में कोई क्रिमिनल प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करो, कुछ भी फाइल करो आप कोर्ट में डायरेक्ट, तो कोर्ट पहले ये देखती है कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सिविल सूट फाइल किया, ठीक है, तो कोर्ट ये देखती है कि भैया ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। कोई लैंड डिस्प्यूट का मैटर है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर है, बहुत बड़ा अमाउंट का लेन देन है, कोई कंपनी लॉ का मैटर है, लेबर लॉ का मैटर है, कोई सा भी है, तो कोर्ट जो है वो ये चेक करती है कि भाई साहब ये मामला है ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, और उसको रजिस्टर करने के लिए कोर्ट एक डेट देती है। पूरे इंडिया में यही रूल है ना, कानून सब जगह एक है। आपने कोई सिविल सूट लगाया, केस फाइल हो गया, एक तारीख मिलेगी, उसमें लिखा रहता है पंजीयन तर्क हेतु या आर्ग्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस, ये उसमें लिखा रहता है ऑर्डर शीट में। आप, और जब वो तारीख लगती है और आप जाते हैं उसमें, आप उसमें तर्क करते हैं और जज सेटिस्फाई होता है, उसके बाद ही वो मुकदमा दर्ज होता है, क्रिमिनल हो या सिविल हो। चेक बाउंस केस आप लगाते हैं, मान लीजिए चेक बाउंस केस डायरेक्ट कोर्ट में लगता है, ठीक,
तो जब कोर्ट में लगता है तो जिस दिन उसको दर्ज करने की तारीख रहती है उस दिन जज फाइल देखता है कि चेक सही सलामत है कि नहीं, चेक एक्सपायर तो नहीं हुआ है, आपने नोटिस जारी किया था कि नहीं, देख लेता है वो, आपने कोर्ट फीस भरी है, हाँ चलो ठीक है, केस दर्ज करने लायक है, केस को दर्ज करने का आदेश जारी कर देता है। तो यही बात घरेलू हिंसा पे लागू होती है कि उसमें प्राइमा फेसी ऐसा क्या देखते हैं ये लोग कि उसको दर्ज कर लेते हैं, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि प्राइमा फेसिया सेटिस्फाई होने के बाद ही जो जज होगा ना वो डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड और उसके रिलेटिव को नोटिस इशू करेगा। तो अगर आपको नोटिस इशू हुआ है तो आप फाइल चेक कीजिए, उसमें देखिए कि प्राइमा फेसिया जज साहब ने क्या देखा ऐसा कि उनको लगा कि महिला प्रताड़ित है या पीड़ित है। इस मतलब घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज होता है तो आप उसको लड़ना शुरू मत कर दो। भेड़ चाल चलते हैं हम सभी लोग जितने भी केस चल रहे हैं आपके एंटायर इंडिया में, मैंने अपनी आंखों से देखे। मैं भी जूनियर था, कभी किसी एडवोकेट के साथ काम किया, मैंने सीनियर के साथ काम किया, तो मैं देखता था कि डोमेस्टिक वायलेंस केस लगा हुआ है, हस्बैंड उसकी फैमिली को नोटिस इशू हो गए हैं, ठीक। अब वो नोटिस लेके हमारे सीनियर के पास आए तो सीनियर ने देखा, बोला हाँ अपन केस लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब जब वहाँ गए तो फर्स्ट डे रहता है, वकालतनामा लगाया और डॉक्यूमेंट लिए, ठीक है, और फिर लग जाती है रिप्लाई पर, इंटरिम रिप्लाई और मेन रिप्लाई दो उसमें रहते हैं। तो वकील साहब जवाब देना शुरू कर देते हैं। अरे जवाब क्यों दे रहे हो भाई, पहले तो उसको चैलेंज करो कि ऐसा क्या देख लिया कि घरेलू हिंसा हुई है, उसको चैलेंज कर दो, पूरा उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, पूरे केस को अच्छे से कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्लेम लड़की कर रही है, एक एक चीज़ को, और फिर उसका पूरा एक एप्लीकेशन बनाइए उसको चैलेंज करने के लिए, क्वैशिंग के लिए या डिस्चार्ज के लिए, जो भी आपको लगता है, और वो उसी कोर्ट में लगा दीजिए, ठीक, जहाँ पर केस चल रहा है उसी कोर्ट में। हर एप्लीकेशन वहीं लगती है पहले, उसके बाद ऊपर जाती है। उसी कोर्ट में लगा दो कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, और लड़के ने जो जो एलिगेशन लगाए हैं उनसे संबंधित जो अगर कुछ एविडेंस आपके पास है तो उसका जिक्र कीजिए, उसको लगाइए, और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप लड़की से मांगिए, उसमें लिखिए बाकायदा, और उसमें फाइनल रिलीफ मांगिए कि इस केस को खारिज किया जाए। और उसमें ये भी लिख दीजिए कि श्रीमान ने, मतलब जज साहब ने, इसमें ऐसा क्या देखा, ठीक है, ऐसा क्या उन्होंने देखा कि उनको ये लगा कि भाई ये केस जो है दर्ज करने योग्य है। और केस दर्ज कब होता है डोमेस्टिक वायलेंस में, जब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आ जाती है। तो वो क्वेश्चन की एप्लीकेशन लगाने के पहले आप RTA लगा के, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पर एक RTA लगा के उससे भी रिप्लाई ले लीजिए, और उसके बाद फिर उसको चैलेंज कीजिए, और उसमें नीचे की कोर्ट से वो खारिज ही होगा, आपका मैटर खारिज होगा इन द सेंस कि आप जो एप्लीकेशन लगाएंगे नीचे कोर्ट खारिज ही करती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में इतना दम नहीं रहता कि वो किसी छोटे मोटे केस को भी खारिज कर सके। भाई आपका कोई छोटा मोटा मुकदमा आपके ऊपर हो गया है तो मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, इनमें इतना दम, इतना साहस, ताकत होती नहीं है कि अगर आप पे मुकदमा हुआ है तो आपकी बात सुन के आपके खिलाफ हुए मुकदमे को खारिज कर दें। ये डरपोक होते हैं, ठीक है। ये मतलब क्या, वकील भी ज़्यादा इनको वो नहीं समझते, मैंने कई बार देखा है, इनको वकील ही डांट देते, कई बार हमने ऐसा भी देखा है। तो लगेगा वही, वो वहाँ पूरे फैक्ट रखिए, हो सकता है कोई समझदार डेयरिंग आ जाए तो वहीं से केस उड़ा दे, ठीक है, लेकिन पूरे फैक्ट रख दीजिए, उस पर सुनवाई होगी। अगर वो खारिज कर देता है सीधे सेशन कोर्ट जाइए, क्योंकि डोमेस्टिक वाला मजिस्ट्रेट क्या चलता है, सीधे सेशन जाइए। सेशन से 50-50 चांस रहते हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट डेयरिंग जज बैठते हैं, वो खारिज भी कर देंगे, ठीक। और सेशन से ना फिर हाई कोर्ट, वहाँ से संभावना है, बस शर्त है कि पूरा फैक्ट आपको रखना है, ठीक है, पूरा फैक्ट आपको रखना है, सही तरीके से रखना है। ऐसे सड़े के लिए एप्लीकेशन नहीं बनानी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी देखी है कि सड़े के लिए एप्लीकेशन बना देते हैं, जो फैक्ट हम बोलते हैं वो एप्लीकेशन में लिखे ही नहीं रहते हैं। तो भाई साहब जब ऐसा करोगे तो फिर कोई खारिज नहीं होगा। एक बार हाईकोर्ट जज ने, एक वकील साहब थे, उन्होंने कुछ बात बोली, तो हाईकोर्ट जज ने उनकी पिटीशन देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपने जो बात बोली है ना वो इसमें कहीं लिखी नहीं है,
सीधी सी बात है। जो अभी आपने आर्गुमेंट किया वो इसमें कोई मेंशन नहीं है, अगर है तो मुझे बता दो। हाई कोर्ट जज ने वकील साहब से कहा, वकील साहब का सिट्टी पिट्टी घूम कि हाँ भाई लिखा तो नहीं है, तो ये गलती नहीं करना। हालांकि हम इसमें कह सकते हैं कि लिखा नहीं तो क्या हो गया भाई, ये बातें ठीक है, लेकिन लीगली ये चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती है आपके केस में। आप जितना कुछ भी आर्गुमेंट कर रहे हैं ना वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमेशा इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि लड़की जो डोमेस्टिक वायलेंस केस लगा रही है तो क्या उसका जुरिडिक्शन बनता है कि नहीं बनता है। कई बार क्या होता है कि वो चालाकी करती हैं, अगर वो आपके शहर की है तो कहीं दूर जाके लगा देती हैं। मैंने पड़ा वहाँ रह ही नहीं रही थी। हमारे पास एक केस आया था, उसमें जो लड़की है वो बालाघाट की रहने वाली थी, जो कि हमारे शहर से बहुत दूर पड़ता है। शादी भी बालाघाट में हुई थी और अपने पति के साथ वो रह रही थी पूना में, और उसने केस हमारे शहर से फाइल किया। तो जो लड़का था उसने उसको ही चैलेंज कर दिया जुरिडिक्शन को कि ये केस यहाँ मेंटेनेबल है ही नहीं, क्योंकि शादी बालाघाट में हुई, लड़की बालाघाट की है, शादी के बाद लड़का लड़की पुणे में रहे, तो ये यहाँ पर केस कैसे आ सकता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उसने ये पूछा, उसने जहाँ केस चल रहा था मजिस्ट्रेट कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस का, वहाँ एप्लीकेशन लगाई। जैसा मैंने बताया वहाँ खारिज ही होता है। मजिस्ट्रेट ने उस लड़के की एप्लीकेशन खारिज कर दिया और कहा कि लड़की को राइट है यहाँ केस लगाने का, फलाना ढंग का घुमा फिरा कुछ भी जजमेंट लिख दिया। उसने सेशन में लगाई, सेशन जज ने उसकी पूरी बात सुनी और केस सेशन जज ने केस उसके फेवर में करते हुए लड़की की डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि टेक्निकल ग्राउंड पर जुरिडिक्शन यहाँ पर नहीं बनता है। लड़की कुछ समय के लिए शहर में आई थी, 2-3 महीने के लिए, तो उसने यहीं पे केस लगा दिया ताकि हस्बैंड जो है पूना से आए, या क्योंकि हस्बैंड ही बालाघाट का ही रहने वाला था, तो या तो वो पूना से आए तो परेशान हो या बालाघाट से आए तो परेशान हो। और लड़के ने चालाकी करके क्या किया था कि अपनी एक सहेली थी उसके घर का एड्रेस दिखा दिया और रेंट एग्रीमेंट दिखा दिया। तो अगर कभी ऐसा होता है तो जिसका वो रेंट एग्रीमेंट दिखा रहे हैं उनको घसीटियों को नोटिस भेजिए कि तुमने फर्जी रेंट एग्रीमेंट लगाया है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी वो गहने के बिल वगैरह लगाती हैं उन सबको नोटिस भेजिए, अलग अलग दुकानदारों के, किसी में GST हो किसी में, सबको भेजिए, सबको घसीटिए। भाई जब लड़कों के खिलाफ इतना कुछ हो रहा तो फिर लड़के भी तो तबाही मचाए ना, सबको लपेट दीजिए, बिल्कुल कोर्ट परेशान हो जाए कि यार ये तो बड़ा खतरनाक केस लड़ रहा है, हालत खराब हो जाए कोर्ट की। ऐसा कीजिए, सीधे डोमेस्टिक वायलेंस लड़ना शुरू कर देते हैं आप लोग, ये बड़ा मुझे अजीब लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो मैंने बताया लोग वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, तब भी कभी किस्मत खराब रही तो उनके फेवर में फैसला नहीं आता है। लेकिन जो जज है वो तब तक समझ चुका रहता है कि ये पूरा मामला फर्जी है। जिस जज के यहाँ केस चल रहा है ना वो समझ चुका रहता है कि ये पूरा मामला फर्जी है। उसके बाद वो क्या करता है, मेंटेनेंस में लड़की को सबक सिखा देता है, चाहे वो महिला जज ही क्यों ना हो। उसको जब आप हाई कोर्ट तक जा रहे हैं उसको लेके, उसमें एविडेंस दे रहे हैं, तो हाई कोर्ट पूछने को रिलीफ तो आपको दे देगा, पूरा केस खारिज ना करेगा तो भी उसमें वो जो आपके रिलेटिव है उनको डिस्चार्ज कर देगा। ऐसा भी होता है। मतलब जब आप पूरी शिद्दत से करेंगे ना 100%, या तो पूरी रिलीफ आपको मिल जाएगी या कुछ ना कुछ रिलीफ आपको मिल जाएगी, ठीक। मैं कोई गारंटी वाली बात नहीं है, कानून की बातें हैं ये, लेकिन यही प्रोसेस अपनानी चाहिए। डायरेक्ट केस में घुस जाना, उसको लड़ना, आपने जहां रिप्लाई दिया तुरंत वो इंटरिम पे लगा देंगे सेक्शन 23 में डोमेस्टिक वायलेंस और तुरंत बस 1-2 तारीख में इंटरिम डिसाइड हो जाएगा। फिर अब खेलते रहो भरण पोषण चूहे बिल्ली का खेल। उसके बाद वो लड़की आती नहीं है बयान देने के लिए कि केस आगे बढ़े, ट्रायल आगे चले, नहीं, वो क्या करती है, जहां आपने मेंटेन नहीं दिया वो उसी में एग्जीक्यूशन लगाएगी, आपका एरियर बढ़ता जाएगा। इसलिए कभी भी घरेलू हिंसा का मुकदमा अगर आप पे चलता है उसको हमेशा ध्यान रखें, उसको तुरंत ना लड़ना ना करके उसको चैलेंज करें। अगर आप पे 3-4 मुकदमे चल रहे हैं, भाई बहुत सारे मुकदमे लगते हैं ना फैमिली मैटर्स में 498 लग गया, डोमेस्टिक वायलेंस 125, स्त्री धन का अलग से लग गया, कस्टडी के भी लग गए हैं, ठीक है, डाइवोर्स भी लगा दिया है। ऐसा बहुत सारे मुकदमे 8-10 मुकदमे हो जाते हैं सब मिला के। तो
मैंने पहले भी बताया है कि इतने बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, अगर आपने एक भी जीत लिया तो सारे मुकदमे आप जीत जाएंगे। क्योंकि जितने भी मैट्रिमोनियल केस ये गर्ल्स फाइल करती है ना, इन सब में स्टोरी एक ही रहती है, कहानी सब में एक मिलेगी आपको, वो कहानी एक ही होगी। अब आप ये देखिए कि हमारे संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति पर कई बार मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे, ठीक है, एक अपराध के लिए उस पर एक ही मुकदमा चलेगा। लेकिन यहाँ पर खुल्लम खुल्ला संविधान की हत्या हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में कहानी एक है, मुकदमे कई चल रहे हैं। और ये बहुत, इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट की जज से नहीं पूछना है क्योंकि वो श्रीमान बताइए कहानी एक है ना, मुकदमे इतने सारे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जज है ना उसको जस्टिफाई करने में लग जाएंगे, कुछ ना कुछ ऊल जरूर बातें करके, कुछ भी बकवास करके वो साबित करने की कोशिश करें कि नहीं नहीं ये इस पे संविधान का वो आर्टिकल 20/2 लागू ही नहीं होता है। संविधान में आर्टिकल 20/2 में कहा गया है कि उसको डबल जो पार्टी कहते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए या एक ही विवाद के लिए एक से अधिक मुकदमे नहीं चलेंगे, उस पर एक ही मुकदमा चलेगा। यहाँ तो बहुत सारे चल रहे हैं भाई, जो कहानी घरेलू हिंसा में है वही तो 498 में है, वही दहेज प्रथा अधिनियम में है, वही 125 में है, भाई 2 क्रिमिनल केस 3 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, 125 क्रिमिनल में आता है, डोमेस्टिक वायलेंस 498, तीनों में कहानी सेम है। तो कभी आज तक किसी ने इस मुद्दे को भी नहीं उठाया, वरना इसको भी उठाया जा सकता था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी तरह का कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8109695449। किसी ने मुझसे फ़ोन करके कहा था कि सर आप नंबर जो है वीडियो में बता दिया करो या वीडियो में लिखा है ऐसा कुछ कर दिया करो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा, क्योंकि वो कह रहा था कि कई लोग नंबर मांगते हैं, आपका नंबर मिलता नहीं है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।